गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अमितेश कुमार और आज से हम लोग क्लास 10 का बायो स्टार्ट करने वाले हैं। अ, हम लोग इसमें स्ट्रिक्टली सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। और जिन बच्चों का अगले साल बोर्ड है उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी को पूरी तरह से हॉलिस्टिकली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। और इसमें हम लोग को ये देखना है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ देयर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज देयर बॉडी। क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि लाइफ प्रोसेस उस तमाम प्रोसेस को बोलते हैं, उस तमाम फंक्शन को बोलते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। और परफॉर्म क्यों करता है? ताकि उसका जो मॉलिक्यूल है, यानी उसका जो बॉडी है, वो ब्रेक डाउन ना हो। उसका जो बॉडी का मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका ब्रेक डाउन ना हो। कोई भी जो बॉडी होता है या कोई भी सिस्टम होता है, उसमें एक बेसिक टेंडेंसी होता है कि सिस्टम में लगातार उसका डिसऑर्डर बढ़ते जाएगा। लगातार वो उसका इंट्रॉपी इंट्रॉपी एक कंसेप्ट है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना। तो लगातार उसका इंट्रॉपी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो लिविंग थिंग्स का पूरा पूरा मोटिव यही होता है कि हम अपने इंट्रॉपी को बढ़ने से जितना ज़्यादा डिले कर पाएं। ठीक है। तो और उसी के लिए हम क्या करते हैं? उसी के लिए हम लाइफ प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे बेसिकली मान लीजिए कि लगातार मेंटेनेंस, बॉडी का लगातार मेंटेनेंस करना, लगातार सेल और टिश्यू को रिपेयर करना, ये सब उसमें से आता है। ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस हमारे पास बहुत सारा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है? क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है? तो यहाँ पे अगर ये सवाल आएगा बोर्ड में, हो सकता है एक आध मार्क्स में पूछ दे। ठीक है ना, कि इसमें से कौन सा लाइफ प्रोसेस नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन रिप्रोडक्शन भी दे दे। तो ऐसे में लोग फिर कंफ्यूज होते हैं। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ऐसा ही प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हो। रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं होता है। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है। इसलिए इस पे हम लोग खास ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे हमको बेसिकली चार पढ़ना है, जिसको द बिग फोर के नाम से जाना गया है। सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन आएगा, न्यूट्रिशन के बाद रिस्पायरेशन आएगा, रिस्पायरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, और उसके बाद एक्सक्रीशन। तो इस चैप्टर में हम लोग को यही चार पढ़ना है। ठीक है। और ये चार जब हम लोग पढ़ लेंगे, और ये चार पढ़ने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते जाएंगे कि क्या ये नोट, ताकि पता चले कि क्या ये नोट सफिशियंट है और ये क्लास सफिशियंट है। तो हम लोग टॉपिक के लास्ट में कुछ पीवाईक्यू भी कर लेंगे। ठीक है। तो अब आगे क्या बोल रहा है, ये चारों हम लोग को पढ़ेंगे डिटेल में। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कोई ऐसा सेल, जैसे मान लीजिए एक अमीबा है और एक अमीबा है मान लेते हैं। ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है ना। तो अमीबा कैसा होता है? तो सिंगल सेल होता है, एक ही सेल है इसमें। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा तो क्या होगा? तो ये अपना सारा लाइफ प्रोसेस खुद ही परफॉर्म कर लेगा। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 9 में आप लोगों को याद होगा, हम लोग सेल टॉपिक पढ़े थे। और सेल में क्वेश्चन आता था कि व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी का ये आंसर है कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल अकेले सारा लाइफ प्रोसेस को, एक अकेला सेल सारा लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने का कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा तो क्या होगा? तो उसका सारा लाइफ प्रोसेस वो खुद ही कर लेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। ठीक है। या मान लीजिए इसको खाना चाहिए, तो यहाँ पे ये खाना इनगल्फ कर लेगा, क्योंकि इसका पूरा सेल जो है, जो इन्वायरमेंट के टच में है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा? हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स होते जाता है। और जब बॉडी कॉम्प्लेक्स होते जाता है तो फिर हमको एडवांस नर्वस सिस्टम का एक मिनट, सॉरी। तो जैसे जैसे हम लोग बॉडी कॉम्प्लेक्स होते जाता है, वैसे वैसे हमको एडवांस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको एडवांस ऑर्गन सिस्टम का जरूरत पड़ता जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये एडवांस ऑर्गन सिस्टम क्या है? तो एडवांस ऑर्गन सिस्टम वही है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन
के कॉन्टेक्स्ट में ये सब को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास न्यूट्रिशन है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का डेफिनेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग उस पर पहले न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन होता है कि द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन बाय ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू जनरेट एनर्जी फॉर फ्रॉम इट। ठीक है, यानी जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, खाना खाने का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन में किस तरह से खाना बनाने का या खाने का प्रोसेस हो सकता है, जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, और क्या करता है, उसको एनर्जी उससे जनरेट करता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ग्रास, तो ग्रास है, तो अगर कोई गाय घास खाती है तो गाय को उससे क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, उससे एनर्जी मिलेगा। अगर कोई ह्यूमन घास खा लेता है तो उसको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि ह्यूमन घास से न्यूट्रिशन नहीं निकाल सकता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो फूड और जो ऑर्गन सिस्टम है दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फूड और ऑर्गन सिस्टम दोनों पे क्या करेगा? न्यूट्रिशन डिपेंड करेगा। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि फूड और ऑर्गन सिस्टम दोनों पे न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग को एनर्जी क्यों चाहिए? तो हम लोग को एनर्जी चाहिए हमारा सारा लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, सारा काम करने के लिए। हम लोग दिन में चलते हैं, बोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, ये सब में एनर्जी लगता है। ठीक है, यहाँ तक कि खाना को पचाने में भी एनर्जी खर्च होता है। ठीक है, और ज़्यादातर एनर्जी हमारा कहाँ जाता है खर्च होने में? तो ज़्यादातर एनर्जी हमारा खर्च होता है कि हम लोग को अपना बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है। इसको हम लोग बायो के लैंग्वेज में होम्योस्टैटिस बोलते हैं। ठीक है, होम्योस्टैटिस। तो इसको ध्यान रखेंगे, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, जैसे सेम बॉडी टेम्परेचर हो, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना, आयन प्रेशर मेंटेन करना। ठीक है, तो ये सब मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है। इसके अलावा एनर्जी और किस चीज़ में खर्च होता है? तो जैसे डाइजेशन ऑफ फूड में, प्रोटीन बनाने में, ठीक है ना, और अलग अलग एनर्जी, अलग अलग काम करने में। ठीक है, तो इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए और उसके लिए हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और एक बात और हम लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा इस पे, कि इस चैप्टर में जो हमारा सिलेबस है न्यूट्रिशन का, उसमें बेसिकली हमको पढ़ना है कि हम लोग खाना खाते हैं और वो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन में इससे भी ज़्यादा हम लोग इसके अलावा हम लोग न्यूट्रिशन में भी पढ़ सकते हैं कि हम लोग को कौन सा खाना खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इंडियन डाइट जो होता है वो प्रोटीन डिफिशिएंट डाइट होता है, ऐसा देखा गया है। तो हम लोग इस पे भी एक आध क्लास में चर्चा कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का थोड़ा सा होलिस्टिक कवर हो जाएगा, हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर ज़रूरत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसके अनुसार फिर हम उस पर भी एक वीडियो लेते आएंगे। ठीक है, देखिए अब आगे है न्यूट्रिशन का टाइप्स हमको पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन का बेसिकली दो टाइप्स है, एक आउटोट्रॉप्स है। आउटोट्रॉप्स का मतलब आप लोग को पता होगा। आउटोट्रॉप्स का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बना ले उसको हम क्या बोलते हैं? आउटोट्रॉफ्स बोलते हैं। आउटोट्रॉफ्स में क्या होता है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर इसमें ग्रीन प्लांट्स आएगा, कुछ ग्रीन ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया इसमें आते हैं आउटोट्रॉफ्स में। ठीक है, और हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है? तो हेट्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, दूसरे पे खाना के लिए डिपेंडेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप में आपको दो चीज पढ़ना है। ऑटोट्रॉप का दो पार्ट होता है, एक फोटोसिंथेसिस होता है और एक क्या होता है? कीमोसिंथेसिस। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कीमोसिंथेसिस। एग्जाम्पल के तौर पे सल्फर बैक्टीरिया, या कुछ बैक्टीरिया जैसे आप नाम सुने हो नाइट्रोसोमोनास, जो नाइट्रिफिकेशन करता है, तो ऐसा बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप क्या है? तो ऑटोट्रॉप का दो पार्ट है हमारे पास, एक फोटोसिंथेसिस है और एक केमोसिंथेसिस है। जो ऑर्गेनिज्म लाइट का इस्तेमाल करेगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक में चेंज करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इसमें क्लोरोफिल लगता है और जितने तरह के ग्रीन प्लांट हैं सब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेसिस किसको बोलेंगे? तो जब कोई ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहा है लेकिन उसमें इस्तेमाल कर रहा है केमिकल एनर्जी का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेसिस। जैसे जैसे कीमो, ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे कीमोसिंथेसिस पहले स्टार्ट हुआ, फोटोसिंथेसिस के बाद में आया, क्योंकि अर्ली अर्थ पे जो था वो ग्रीन प्लांट्स नहीं थे। तो सबसे पहले जो लाइफ आए थे कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ सिंगल सेल थे, और एनारोबिक कंडीशन था काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे कीमोसिंथेसिस होता था। और अभी भी कीमोसिंथेसिस अर्थ पे होता है। जैसे मान लीजिए हम ओशन में चले गए, ओशन के अंदर, ओशन से मान लीजिए कि हम 1 किलोमीटर अंदर चले गए या 500 मीटर अंदर चले गए, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लाइट जैसा या सनलाइट वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, पूरा कंप्लीट डार्क होता है। तो ऐसे में वहाँ का जो इकोसिस्टम वो चलता है किस पे चलता है? कीमोसिंथेसिस पे ही। लेकिन चूंकि फिर 10th बोर्ड में हमारा कीमोसिंथेसिस नहीं पढ़ना है हमको, तो हम लोग फिर क्या करेंगे?
हम लोग फोटोसिंथेसिस पे फोकस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस हम किसको बोलते हैं? तो फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे ग्रीन प्लांट्स CO2 को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे वाले स्लाइड में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स हमको तीन पढ़ना है, सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट और होलोजोइक। पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट होगा या पैरासिटिज्म, ठीक है ना। और होलोजोइक, होलोजोइक को हम लोग डिटेल में पढ़ना है, और सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट का बस हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और फिर हम लोग इससे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन आप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारे पास डिटेल है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट ही है जो क्या करता है, जो खाना को प्रोड्यूस करता है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब इसी पे डिपेंड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रीन प्लांट पे ही डिपेंड है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग देख चुके थे, जिसमें खाना को स्वयं बनाया जाए, और उसी का एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस। अब चूंकि फोटोसिंथेसिस ही पढ़ना है मेनली हम लोग को इस सिलेबस में, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस पे फोकस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन किसको बोलते हैं? रिडक्शन आप लोग को याद होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन। क्या बोला जाता है? रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका CO2, ठीक है, और CO2 में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो मेरा क्या बन जाएगा? मेरा बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मेन जो रिएक्शन होता है यही होता है कि CO2 में मेरा हाइड्रोजन ऐड होगा और क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल में हम लोग एक एल लगा देंगे, ठीक है ना, एक एल छूट गया है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यूज्ड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड फॉर एनर्जी बाय प्लांट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो पूरा जितना प्लांट या एनिमल सब है सब क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट को कैसे स्टोर करता है? तो प्लांट स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल्स कैसे स्टोर करते हैं? तो एनिमल स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक डिफरेंस हम देख लेंगे। प्लांट और एनिमल चूंकि दोनों कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन दोनों कार्बो सॉरी स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। और प्लांट स्टार्च में इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि स्टार्च बहुत लेस ब्रांच्ड होता है, ठीक है ना। तो चूंकि प्लांट को क्या चाहिए? तो प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लांट का बहुत कम है, तो ऐसे में स्टार्च वो स्टोर करते हैं। वहीं पे एनिमल को क्या चाहिए? तो एनिमल का हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन काफ़ी ब्रांच्ड होता है और ये काफ़ी जल्दी ग्लूकोज को रिलीज कर देता है ना। तो इसीलिए प्लांट स्टार्च के रूप में इसको स्टोर करते हैं और एनिमल्स ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट को कैसे स्टोर करता है? तो स्टार्च के रूप में, और एनिमल कैसे करते हैं? तो ग्लाइकोजन में। दूसरा कारण, स्टार्च हमारा कहाँ? तो स्टार्च हमारा क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हो जाता है, जबकि ग्लाइकोजन कहाँ स्टार्च स्टोर होता है? लीवर और मसल्स में, लीवर और मसल्स में, लीवर प्लस मसल्स, ठीक है ना। तो चूंकि अब प्लांट में मसल्स है नहीं, प्लांट में लीवर है नहीं, तो प्लांट ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर नहीं कर सकता है, और एनिमल बड़े आराम से ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस हम लोग को देखना है, ठीक है ना, कि फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर को हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। पूरा कोशिश करेंगे हम कि आगे से गलती ना हो, लेकिन आज के लिए इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स होता है? तो 3 स्टेप फोटोसिंथेसिस होता है, और ये तीनों स्टेप्स आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको ऐसे ही इसको लिख के आना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी हमको पता है, क्लोरोफिल लाइट में जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, तो उसमें रेड और ब्लू को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो खैर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी जब लाइट एनर्जी आएगा, लाइट जब आएगा तो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर,
यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस है, यहाँ पे इसको हम लोग फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जब लाइट का इस्तेमाल करें कोई चीज़ का ब्रेकडाउन होगा तो उसको फोटोलाइसिस बोला जाएगा, तो यहाँ पे इसको ध्यान देंगे। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर टूटता है, वाटर टूटता है। जैसे वाटर क्या हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए वाटर H2O, तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन क्या है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, जिसका हम लोग सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। और ये हाइड्रोजन जो हम बता रहे थे कार्बन को फिक्स करने में इस्तेमाल, रिड्यूस करता है, तो यही हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन को रिड्यूस करता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से। कहाँ से आता है, वाटर से। तो फोटोसिंथेसिस का 3 स्टेप, पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। दूसरा क्या है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा और उससे वाटर का स्प्लिटिंग होगा, फोटोलाइसिस होगा, ठीक है ना। और फिर ये जो H2 मेरा बनेगा, ये H2 क्या करेगा, उससे CO2 रिड्यूस हो जाएगा। और CO2 किस चीज़ में रिड्यूस हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। किस चीज़ में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे मेरा फोटोसिंथेसिस का स्टेप क्या हो गया, खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। और फिर प्लांट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, और एनिमल इसी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे हमारे पास क्या है, तो आगे देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कैम पाथवे। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट कैम पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट क्या इस्तेमाल करते हैं, डेजर्ट प्लांट कैम पाथवे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो कैम पाथवे क्या होता है, तो डेजर्ट प्लांट चूंकि डेजर्ट में होते हैं, वहाँ पानी बहुत कम होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए अपना स्टोमाटा को ओपन करेंगे, तो क्या होगा, स्टोमाटा के साथ बहुत सारा वाटर भी उनका लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोमाटा अगर दिन में डेजर्ट प्लांट इस्तेमाल करते हैं, ओपन करते हैं, तो उनका क्या होगा, उनका बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा। और चूंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम है, तो ऐसे में अगर वो प्लांट पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए डेजर्ट में रहने वाले प्लांट एक ऐसे स्पेशल पाथवे डेवलप किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम पाथवे। कैम पाथवे का फुल फॉर्म क्या है, क्रैसुलेशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। ठीक है, खैर हम लोग फुल फॉर्म में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग पूरा पूरा एनसीईआरटी से स्टिक करेंगे, ठीक है। तो कैम पाथवे का इस्तेमाल करते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि रात में, एट नाइट है ना, रात में ही डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। उस CO2 को रात में वो मैलिक एसिड में चेंज करके रख लेते हैं, किस एसिड में, मैलिक एसिड में। और दिन में फिर उस मैलिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे CO2 निकालते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये सवाल आ सकता है कि कैम पाथवे कौन इस्तेमाल करता है, तो डेजर्ट प्लांट। या ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि MCQ में आ सकता है कि मान लीजिए कि इसमें से कौन सा प्लांट है जो कैम पाथवे का इस्तेमाल करता है। उसमें 2-4 ऑप्शन रहेगा, पीपल, मैंगो, अकासिया, कैक्टस, ठीक है ना। तो इसमें अकासिया और कैक्टस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 मिनट, ठीक है। हम्म नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ स्टोर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। और ये सिर्फ प्लांट सेल और कुछ बैक्टीरिया, जैसे आप 1-2 बैक्टीरिया का नाम जानते हो, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्लांट सेल है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद स्टोमाटा है, तो स्टोमाटा द टाइनी पोर्स। स्टोमाटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होता है, कहाँ होता है, तो जनरली पत्ता में होता है, या कुछ यंग स्टेम में भी हो सकता है, कुछ यंग ग्रीन पार्ट में स्टोमाटा हो सकता है। जैसे गुलाब का पौधा हो तो उसके स्टेम में जो हरा स्टेम है उसमें स्टोमाटा हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टोमाटा टाइनी पोर्स मेनली इन लीव्स, ठीक है। और कहाँ होता है, यूजुअली, यूजुअली का कहने का ही मतलब है कि लीव्स में होता है, लेकिन कभी कभी कुछ और ग्रीन पार्ट्स में मिल सकता है, ठीक है। थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, क्या होता है उससे, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और स्टोमाटा कहाँ होता है, तो लिप्स के लोअर साइड में होता है। लिप्स के क्या होता है, लोअर साइड में, ठीक है। लोअर साइड में इसलिए होता है ताकि नीचे होगा, ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो ट्रांसपायरेशन में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए लोअर साइड में स्टोमाटा ज़्यादा होता है। अपर साइड में भी होता है लेकिन लोअर साइड में ज़्यादा होता है। और वहीं हम लोग एक्वाटिक प्लांट देखेंगे तो एक्वाटिक प्लांट में स्टोमाटा अपर साइड में होगा। ये एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपनी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं, तो उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्टोमाटा सवाल आ सकता है कि स्टोमाटा क्या है, तो स्टोमाटा टाइनी पोर्स है, कहाँ होता है, लिप्स में होता है। और क्या करता है, तो गैस को एक्सचेंज करता है। स्टोमाटा का 2 काम है, पहला है गैसेस एक्सचेंज और दूसरा है ट्रांसपायरेशन। एक काम और है इसका, ट्रांसपायरेशन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग तो हम लोग वहाँ पे ट्रांसपायरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है ना।
लोअर साइड ऑफ लीव्स कंटेन्स मोर स्टोमाटा। अभी हम बताएं कि लोअर साइड में ज्यादा स्टोमाटा होता है। ज्यादा क्यों होता है? ताकि ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो वहां पे वाटर लॉस ज्यादा होगा, इसीलिए से वो लोअर साइड में होता है। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल बाई गार्ड सेल। अब देखिए, स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा टाइनी पोर्स है, तो जाहिर सी बात है कि दिन भर अगर वो पोर्स खुला रहेगा तो वाटर लॉस होगा, तो प्लांट उसको रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करेगा? जिस सेल का नाम है जो स्टोमाटा को रेगुलेट करता है उसका नाम क्या है? गार्ड सेल। यानी स्टोमाटा का गार्डिंग करता है। स्टोमाटा क्या करता है? गार्डिंग करता है। ठीक है। और ये कैसे स्टोमाटा गार्ड सेल कैसे ओपन और क्लोज करता है? तो गार्ड सेल इसका इस्तेमाल करता है वाटर का। ठीक है। किस चीज का इस्तेमाल करता है? वाटर का। ठीक है। और जब वाटर चला जाएगा गार्ड सेल में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? वो गार्ड सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है। स्टोमाटा गेट ओपन एंड व्हेन गार्ड सेल श्रिंक पोर्स गेट क्लोज। ठीक है ना। और जब पानी बाहर निकल जाएगा, यानी सिंपल सा बात है कि स्टोमा जब गार्ड सेल मेरा स्वेल कर जाएगा, पानी उसके अंदर चल जाएगा, तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। ठीक है। इस तरह का शेप बनेगा। एक मिनट। सॉरी सॉरी। ठीक है। तो ठीक है, जब पानी इसमें चला जाएगा, जब पानी इसमें चला जाएगा तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा दोनों तरफ से। ठीक है ना। और मेरा क्या हो जाएगा? देखिए इस तरह से, और ये यहाँ पे स्टोमाटा खुल गया। स्टोमाटा क्या हो गया? खुल गया। और वहीं जब पानी निकल जाएगा तो ये श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक कर जाएगा तो ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। तो गार्ड सेल क्या करता है? स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। कैसे करता है? वाटर की हेल्प से। जब वाटर गार्ड सेल के अंदर जाएगा, जब वाटर गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा, और स्वेल करने से स्टोमाटा मेरा ओपन हो जाएगा। और जब वाटर गार्ड सेल से बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा और स्टोमाटा मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। एक मिनट। ठीक है। अब आगे हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, इसके पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में हम लोग दो पार्ट देखे थे न्यूट्रिशन का, फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस। चूंकि कीमोसिंथेसिस हमारे सिलेबस में नहीं था तो हम लोग मेनली फोटोसिंथेसिस पे फोकस किए थे। अब हम लोग कहाँ आ गए? हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख रहे हैं। हेट्रो का मतलब ही होता है क्या? अदर्स। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर्स। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें हमको मेनली पढ़ना है तीन: सैप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट और होलोजोइक। सैप्रोट्रॉप हम किसको बोलेंगे? तो सैप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो क्या करता है? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाता है। किसको खाता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर को। ठीक है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। और कैसे क्या करता है? तो इसमें सैप्रोट्रॉप जो होता है उसमें डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। सैप्रोट्रॉप क्या करता है? डेड एंड डिकेइंग और मैटर के आगे आसपास वो उगेगा, वहां पे अपना डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर ही उसको डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद सारे न्यूट्रिएंट को सक कर लेगा। ठीक है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉप्स। ब्रेकिंग फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। अच्छा हाँ, ब्रेक फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, यानी फूड मटेरियल को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है सेप्टोट्रॉप्स। और दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो डेड ऑन डिकेइंग मैटर पे करते हैं। तो एग्जाम में मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप में कि कौन सा है इसमें जो बॉडी के बाहर ही डाइजेशन कर लेता है? कौन? सेप्टोट्रॉप। ठीक है। उसके बाद मेरे पास सेकंड क्या आता है? पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस पे हम लोग खास ध्यान देंगे। बहुत कंफ्यूजन एक होता है सिम्बायोसिस को लेके, ऐसा लगता है जैसे ऐसा एक कंफ्यूजन है कि सिम्बायोसिस का मतलब होता है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म हो और दोनों को फायदा हो एक साथ रहने में, लेकिन ऐसा नहीं है। सिम्बायोसिस पैरासिटिज्म भी मेरा एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है। सिम्बायोसिस का मतलब सिंपल होता है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में है, साथ में रहने पे फायदा होगा नुकसान होगा वो अलग बात है, लेकिन साथ में है तो उसको हम सिम्बायोसिस बोलेंगे। तो पैरासिटिज्म भी क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। जिसको फायदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट, पैरासाइट। और जिसको नुकसान होता है वो क्या है? सॉरी सॉरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? दूसरे पे डिपेंड करता है, और जिस पे जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है उसको होस्ट बोला जाता है। और इसमें होस्ट को क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है। पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, या तो बॉडी के अंदर रहेंगे उसको हम इंडो पैरासाइट बोलेंगे, जो बॉडी के बाहर रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इक्टो पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है। और पैरासिटिज्म एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो हमारे इकोसिस्टम में पाया जाता है। लगभग 80% एनिमल पैरासाइट होते हैं। यहाँ तक कि पैरासाइट का भी पैरासाइट हो सकता है और उसका भी पैरासाइट हो सकता है। ठीक है। तो पैरासिटिज में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग खास ध्यान रखेंगे। इंडो और इक्टो, इंडो जैसे हमारे बॉडी में मान लीजिए प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ, ये सब हो सकते हैं, या बॉडी के बाहर लाइस हो सकता है, टिक हो सकता है। ठीक है ना। तो खैर पैरासाइट हमको बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं। एक खास बात इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बहुत कॉमन है,
हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी कि क्या मच्छर पैरासाइट है, तो नहीं, मच्छर पैरासाइट नहीं है, ठीक है ना, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर जो हमको डिटेल में पढ़ना है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने फूड को इनगल्फ करता है, अपने फूड को क्या करता है, इनगल्फ करता है। और डाइजेशन कहाँ होगा, इंटरनल, बाय इंटरनल प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो डाइजेशन कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो होलोजोइक का एग्जाम्पल होगा अमीबा और ह्यूमंस, ठीक है। और इसमें हम लोग ह्यूमंस का न्यूट्रिशन को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, काफी डिटेल में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस स्टार्ट हो गया। देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में आने से पहले हम चाहेंगे कि हम लोग दो एक्टिविटी को डिस्कस कर लें। एनसीईआरटी में दो एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी शायद अब वो 5.1 करके कुछ था, है ना। आगे से हम ट्राई करेंगे कि वो यहाँ पे ऐड हो, ठीक है। एक्टिविटी 5.1 और 5.2 ये दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों से जो सवाल आ सकता है वो सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल सा है दोनों एक्टिविटी में। एक एक्टिविटी में ये बोला गया है कि उसमें ये शो करना है क्लोरोफिल जो है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक्टिविटी में ये हम लोग को शो करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो मेरा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो जो पहला एक्टिविटी है, एक मिनट हाँ, तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें क्या है, उसमें हम लोग को एक प्लांट लेना है। उसमें हम लोग को एक्टिविटी 5.1 है, ठीक है ना, 5.1। उसमें हम लोग को एक प्लांट लेना है और उस प्लांट से हम लोग को ये देखना है क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट। तो प्लांट मेरा कैसा होना चाहिए, तो प्लांट मेरा वेरीगेटेड होना चाहिए, यानी जो रंग बिरंगे के पत्ता का आता है, जो मनी प्लांट है, ठीक है ना। और उस प्लांट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2-3 दिन उसको हम रख देंगे अंधेरे में, ठीक है। 3 दिन अंधेरा में इसलिए रखना है ताकि प्लांट में जितना स्टोर्ड स्टार्च हो सब इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। जितना भी स्टोर्ड स्टार्च हो वो सब क्या हो जाए, सब इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम उस प्लांट को 2-3 घंटा के लिए सनलाइट में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, 2-3 घंटा के लिए सनलाइट में, ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए, ठीक है। ताकि फोटोसिंथेसिस हो और उसमें तो स्टार्च फिर से आ जाए, ठीक है, फिर से स्टार्च स्टोर हो जाए। अब क्या करेंगे, उसके आगे पत्ता को तोड़ेंगे और पत्ता को हम सबसे पहले पानी में बॉयल करेंगे। पानी में क्यों बॉयल कर रहे हैं, क्योंकि पानी में बॉयल करने के बाद मेरा उसका सेल डेड हो जाएगा और वो परमिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल नहीं आएगा, सवाल उसमें से ये आ सकता है, सवाल एक ये आ सकता है कि हम उसको अल्कोहल में उबाल रहे हैं, तो अल्कोहल में क्यों उबाल रहे हैं, तो इसका आंसर होगा कि अल्कोहल में उबाल रहे हैं क्योंकि मेरा क्लोरोफिल है जो अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, और अल्कोहल में उबालने से पत्ता का सारा क्लोरोफिल घुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर पत्ता पे हम क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट क्या होता है, तो स्टार्च टेस्ट होता है कि हम कहीं भी आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे और वहाँ पे अगर स्टार्च होगा तो वो कैसा कलर का हो जाएगा, वो ब्लू, डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए, या ब्लू या ब्लैक कलर का। तो हमको मेनली इसमें दो ही चीज़ याद रखना है। सबसे पहला कि स्टार्च टेस्ट में हम किस एलिमेंट, किस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, किस केमिकल का, आयोडीन का। कलर कैसा हो जाएगा, तो कलर हो जाएगा मेरा डार्क ब्लू या ब्लैक ब्राउन, ठीक है, सॉरी ब्लू ब्राउन, ठीक है ना। दूसरा जो एक्टिविटी है मेरे पास 5.2, उसमें क्या है, तो उसमें हम लोग CO2 का इस्तेमाल, CO2 का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि CO2 इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसमें एक मेरे पास एक केमिकल है, एक सॉल्ट है, KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें KOH रख देते हैं। और KOH का खास बात क्या है कि KOH जहाँ पे CO2 मिलेगा वहाँ पे वो क्या करेगा, और CO2 से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में थोड़ा सा वाटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो KOH क्या करता है, तो इसमें यही सवाल आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में MCQ में एक सवाल आ सकता है कि KOH क्या करता है, तो हमको याद रखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से याद रखना है कि KOH क्या करता है, तो KOH मेरा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है, ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, और उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो उसके पहले एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी है, उससे हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। पहले अभी हम लोग सबको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग इंजाइम्स निकलता है, अलग अलग केमिकल्स निकलता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि जो हमारा पेट है वो पेट क्या करता है, वो पेट मैकेनिकली खाना को पचाता है। कैसे पचाता है, मैकेनिकली, यानी सिर्फ उसको फिजिकली पीस कर रगड़ कर इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन फिर एक आदमी हुए, उनका नाम था सेंट मार्टिन। आदमी का नाम क्या था, सेंट मार्टिन, ठीक है। तो आदमी का नाम था क्या, सेंट मार्टिन, ठीक है, सेंट मार्टिन।
और किसी तरह से किसी एक्सीडेंट में सेंट मार्टिन को एक गोली लग गया इनके पेट में, ठीक है ना। हालांकि इनका डेथ तो नहीं हुआ, सरवाइव कर गए, लेकिन इनके पेट में एक परमानेंट होल हो गया, ठीक है। और जो इनके डॉक्टर थे, जो इनके पर्सनल डॉक्टर थे, उन डॉक्टर का नाम विलियम था, ठीक है। तो जो डॉक्टर विलियम थे वो क्या किए, वो कहें कि ठीक है, एक मतलब एक आदमी है जिसके पेट में होल है तो और जिंदा भी है, तो हम इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो जो डॉक्टर थे वो क्या करते थे, तो वो उसके पेट में स्ट्रिंग यानी धागे के सहारे से मीट उस होल के सहारे डाल के छोड़ देते थे। बाद में उसका स्टडी करते थे कि कैसे पेट क्या करता है, पेट हमारा केमिकल का इस्तेमाल करके खाना को पचाता है। फिर वो उसके पेट से एसीएल निकाले, एसीएल को बाहर निकाल के टेस्ट किए तो बाहर भी खाना डाइजेस्ट हो रहा था। तो वहीं से पता चला कि पेट में एसीएल निकलता है। वहीं से पता चला कि पेट गैस्ट्रिक जूस निकालता है, इंजाइम के सहारे खाना को पचाता है। और वहीं से पता चला पहली बार कि जब सेंट मार्टिन का मूड ठीक होता था, जब वो खुश होते थे तो डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता था, और जब वो थोड़ा स्ट्रेस में होते थे डाइजेशन उनका थोड़ा सा स्लो हो जाता था। तो वहीं से पहली बार पता चला कि हमारे गट गट का मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या इंटेस्टाइन के लिए इस्तेमाल होता है, और हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आज तो खैर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये फैक्ट बन गया है, लेकिन उस समय पहली बार ये पता चला, ठीक है। खैर अब हम लोग आते हैं अपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पे। तो क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का क्या है, तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स, ठीक है ना। यानी जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, और उसमें दो तीन ग्लैंड, ग्लैंड जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, सेलेब्री ग्लैंड हो गया, ठीक है ना। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है, इसका एंटेरियर ओपनिंग क्या है, माउथ है, ठीक है ना। और एनस पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है, समझ गए। ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म होता है। और इसी एलिमेंट्री कैनाल में जब कुछ ग्लैंड्स को हम ऐड कर देंगे तो वो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, ठीक है। पहले डाइजेशन क्या होता है तो हम लोग देख लेते हैं। डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके द्वारा हमारा बॉडी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स कहने का मतलब कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, माइक्रो का मतलब बड़ा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, या मान लेते हैं प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को खाते हैं, जिसको हमारा बॉडी क्या करता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, ठीक है ना। और ये कैसे होता है, तो ये दो प्रोसेस होता है मैकेनिकल, ठीक है, पहला मैकेनिकल और दूसरा बायोकेमिकल, ठीक है ना। मैकेनिकल मतलब जैसे हम लोग खाना को चबा रहे हैं तो मैकेनिकल प्रोसेस है। हमारा पेट खाना को काफ़ी ज़्यादा मिक्स करता है, काफ़ी थॉरोली उसको फिजिकली भी डाइजेस्ट करता है। तो ये क्या हो गया, अ, ये यहाँ पे च्यूइंग एंड काइम होना चाहिए, ठीक है ना। खैर काइम पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, एक मिनट, ठीक है। तो डाइजेशन कैसे होता है, तो मैकेनिकल तरीके से, और बायोकेमिकल, बायोकेमिकल मतलब जितना तरह का इंजाइम हमारे बॉडी से रिलीज होता है वो सब हमारे खाने को पचाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डाइजेशन का डिफिनेशन को ढंग से देख लेंगे, ठीक है। डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल सिंपल फॉर्म, यानी जो हम लोग खाते हैं उसको सिंपली डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है, तो मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा। काइम क्या होता है, तो काइम होता है खाना जब हमारे पेट में जाता है, ठीक है ना, तो पेट उस खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ काफ़ी मिक्स कर देता है और उसी को हम काइम बोलते हैं। जब हमारा खाना पेट में गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट्स START से स्टार्ट, ठीक है ना। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही। कैसे, तो माउथ में मेरा सबसे पहले तो हम चबाने लगे तो मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो गया, और उसके अलावा माउथ में सलाइवा निकलता है, सलाइवा में मेरा एक माउथ में सेलेब्री ग्लैंड होता है जिससे सलाइवा निकलता है, और सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में होता है सेलेब्री अमाइलेज, और वो क्या करता है, तो वो माउथ में ही डाइजेशन शुरू कर देता है, किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का, किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ देगा, माल्टेज में, किस में तोड़ देगा, माल्टेज में, ठीक है, सॉरी माल्टोज में, है ना, माल्टोज में, ठीक है। तो डाइजेशन मेरा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो कैसे स्टार्ट होता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहला कि एक तो चबाएं तो मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो गया, और दूसरा मेरे माउथ में तीन सिलेब्री ग्लैंड होता है जिससे सिलेब्री सलाइवा निकलता है, सलाइवा में क्या होता है, सिलेब्री अमाइलेज होता है, और अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना। इसीलिए खाने के बाद लोग डिजर्ट लेते हैं, ताकि जैसे ही थोड़ा मीठा खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट सीधा सीधा मेरे मुंह से डाइजेस्ट होने लगेगा और हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो डाइजेशन सलाइवा का क्या काम है, तो सलाइवा का फंक्शन याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि सलाइवा का क्या फंक्शन है। तो सलाइवा का फंक्शन है मेरा सबसे पहले, ठीक है,
हेल्प इन द स्मूथिंग द फूड फॉर एन इजी पैसेज, क्या होता है तो खाना को ल्यूब्रिकेट करता है, खाना को चिकना बनाता है, ठीक है, बोलस में उसको चेंज करता है ताकि निगलने में क्या हो, आसान हो। तो सबसे पहला कि स्मूथिंग, उसके बाद ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, बताएं कि अमाइलेज के इस्तेमाल से कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या करता है, सलाइवा में एक इंजाइम एक होता है लाइजोजाइम करके, ठीक है, वो क्या करता है तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह, यानी हम लोग कुछ खाना खाएं, खाना के साथ कुछ पैथोजेंस या कुछ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो उसको भी मेरा सलाइवा मार देता है। तो सलाइवा का 3 काम है, तीनों हम लोग को याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरह से लिख के आना है कि सबसे पहला खाना को स्मूथ करता है, लुब्रिकेट करता है इजी पैसेज के लिए। दूसरा काम क्या करता है कि जो हमारे खाने में कॉम्प्लेक्स शुगर होगा उसको सिंपल शुगर में तोड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 30% के आसपास, यानी 30% को ही तोड़ पाता है, वो भी कंप्लीटली नहीं तोड़ पाता है, लेकिन हाँ इनिशिएट तो कर ही देता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा, ठीक है। और तीसरा काम क्या है, ऑल्सो एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट, यानी खाने के साथ अगर कुछ गंदा बैक्टीरिया चला गया, कुछ ऐसा चला गया तो उसको भी मारता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं। आगे देखेंगे क्या है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है, तो पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट क्या होता है तो हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से लेके, एक मिनट, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से लेके कहाँ तक होता है, एनस तक, कहाँ तक होता है, एनस तक, ठीक है ना। अब इसमें 4 लेयर से बना होता है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से बना होता है, ठीक है। लेयर का नाम एक बार हम लोग देख लेते हैं, हालांकि एग्जाम के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। तो जैसे उसमें एक होता है सेरोसा, ठीक है, फिर होता है मस्कुलारिस, ठीक है, मस्कुलारिस है ना, उसके बाद होता है सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। तो इसमें जो मस्कुलारिस लेयर होता है मेरा, मस्कुलारी जो सेकेंड नंबर का जो होता है, ये क्या होता है, ये स्मूथ मसल से बना होता है, किससे बना होता है, स्मूथ मसल्स से, ठीक है ना। और हम लोग को पता है कि स्मूथ मसल्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, या थोड़ा बहुत स्मूथ मसल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब निगल लेने के बाद, जब एक बार खाना निगल लिए हम, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद हमारा खाने के मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं होता है। तो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है मेरा, ठीक है, ईसोफेगस से लेके एनस तक, वो सारा का सारा इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो मस्कुलारिस लेयर है जो स्मूथ मसल से बना है, इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, ऑफ मसल्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और इसी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के चलते खाना मेरा मूव करता है, खाना ईसोफेगस से पेट में जाएगा, पेट से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, इसी मूवमेंट के वजह से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के वजह से, ठीक है ना। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर में एक लेयर स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है। काइम हम किसको बोलेंगे, तो काइम हम बोलेंगे जब खाना को स्टमक मेरा काफी अच्छे से मिक्स कर देता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टमक मसल्स टू मिक्स द फूड थोरोली विद डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है ना। और जब ये डाइजेस्टिव जूस से मिक्स कर देगा, ठीक है, एक मिनट, अ, ठीक है, काइम हम किसको बोलेंगे, काइम हम बोलेंगे स्टमक में फूड, फूड प्लस डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। जब फूड मेरा डाइजेस्टिव जूस के साथ काफी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उस फूड को हम फिर क्या बोलते हैं, काइम, क्या बोलते हैं, काइम। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है काइम क्या होता है, तो पेट के अंदर जब मेरा खाना डाइजेस्टिव जूस के साथ काफी अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए आगे, स्टमक बाल कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक बाल में जो एक लेयर होता है मुकोसा लेयर, उसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल होते हैं, खैर हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक इंजाइम बनाते हैं, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन होता है, या एक पेप्सिन नहीं बनाते हैं, पेप्सिन का भी प्रो इंजाइम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो इंजाइम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजेन, क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन, ठीक है ना। और क्या बनाते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, और म्यूकस बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, सबसे पहला क्या है कि पेप्सिन नहीं बनता है, पेप्सिनोजेन बनता है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, तो पेप्सिनोजेन बनाते हैं, ठीक है। हाँ, नोट्स में कुछ कुछ जगह पे मिस्टेक है, इसको हम ठीक करके और उसके बाद हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो पेप्सिनोजेन तो प्रो इंजाइम क्यों बनता है, तो देखिए पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और चूंकि हमारा बॉडी मेनली प्रोटीन से बना है, तो अगर
पेप्सिन अपने एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होगा, तो जहाँ से रिलीज होगा उसी को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जो पेप्सिन है वो प्रो एंजाइम होता है, यानी वो एक्टिवेट नहीं होता है, एक्टिवेटेड नहीं होता है, पेप्सिनोजेन के रूप में निकलता है। और ये पेप्सिनोजेन जब HCl के साथ मिलेगा तो फिर वो एक्टिवेट होकर पेप्सिन में बदल जाएगा। ठीक है, तो पेप्सिन भी लिखेंगे तो क्लास 10 के लेवल पे चलेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को ही बनाते चलेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, तो पेप्सिन रिलीज होता है। पेप्सिन प्रोइंजाइम के रूप में आता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग पेप्सिनोजेन बोलते हैं। HCl का क्या काम होता है, तो HCl का मेनली दो काम है। पहला काम है पेप्सिन को एक्टिवेट करना, और दूसरा काम है कि जो जम्स है खाने में उसको मारना। ठीक है ना, हमारा HCl काफी स्ट्रांग होता है। इसका जो पीएच होता है पेट में HCl का, वो लगभग 1.8 होता है। ठीक है, 1.8 मतलब काफी स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, स्कैवेंजर में ये और ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। तो थर्ड मेरे पास क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस हमारे पेट के लाइनिंग को HCl से बचाता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऐसे में चांसेज है कि हमारा स्टमक का वाल को खराब कर दे। ठीक है ना, तो उसको म्यूकस बचाता है। तो यहाँ पे हम लोग को दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहला कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या निकलता है, तो हम लोग ध्यान देंगे प्रोइंजाइम पेप्सिनोजेन या पेप्सिन जो आप कहते हैं, उसका काम क्या है, उसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है ना, और क्या निकलता है, HCl। HCl का क्या काम है, HCl का काम है पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करना और पेप्सिन उसमें काम कर पाए। और म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस का काम है ताकि स्टमक लाइनिंग को HCl से बचा सके। और HCl का एक और काम है कि वो साथ में जम्स को भी मार सके। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पे क्या है, एसिडिटी। एसिडिटी क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड। ठीक है ना, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक इज कॉल्ड एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी स्टमक क्या है, स्टमक में। ठीक है, और स्टमक से खाना फिर कहाँ जाएगा, स्टमक से खाना मेरा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो मेरा तीन चीज का हम लोग को ध्यान रखना है, स्पिंक्टर मसल क्या होता है, तो स्पिंक्टर मसल एक वाल्व होता है जो हर जगह पे लगा रहेगा, यानी ईसोफेगस से पेट में जाने के टाइम भी एक स्पिंक्टर होता है। फिर पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में स्पिंक्टर लगा होगा, ताकि खाने के बैक फ्लो को रोक पाए, खाने के बैक फ्लो को क्या कर पाए, रोक पाए। ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा जो स्टमक से इंटेस्टाइन जाता है, और इंटेस्टाइन में लीवर प्लस पैनक्रियाज, ठीक है, दोनों का इंजाइम एक साथ एक ही कॉमन डक्ट से जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है ना, हालांकि ये अभी नहीं है सिलेबस में, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। लीवर प्लस पैनक्रियाज दोनों का डक्ट से, दोनों का कॉमन डक्ट होता है, यानी मान लीजिए इधर से लीवर का डक्ट आया, इधर से पैनक्रियाज का डक्ट आया। ठीक है, इधर से क्या आया, लीवर का डक्ट आ गया, इधर से पैन। अब ये मेनली रफ स्केच है, और ये चला जाएगा, दोनों कॉमन डक्ट कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। ठीक है, और खाना का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है खाना का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो डायग्राम भी बना हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है ना, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है हमारा और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद अभी हम बता रहे थे कि यहीं पे खाना मेरा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखना है कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तीन चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। खाना यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। और क्या है, और साथ में है साइट ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी, साइट ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इन ब्लड, यानी यहीं पे क्या होता है, तो यहीं पे खाना मेरा एब्जॉर्ब होता है। कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई, और विलाई के ऊपर और एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोबिलाई, जो सरफेस एरिया काफ़ी इंक्रीज करा देता है। यहाँ पे ब्लड वेसल का काफ़ी सप्लाई होता है, और यही स्ट्रक्चर खाना से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में कि हेर्बीवोर्स का क्या होता है, लंबा इंटेस्टाइन होता है, कार्निवोर का शॉर्ट होता है, क्योंकि सेलुलोज को पचाना, यानी प्लांट बेस्ड डाइट को पचाना टफ होता है। ठीक है, जब हम न्यूट्रिशन का वो, हम लोग न्यूट्रिशन को जब थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो हम बोले थे कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो एक नया टॉपिक पे हम लेके आएंगे। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से प्लांट बेस्ड डाइट को पचाना काफ़ी टफ होता है, एनिमल बेस्ड यानी मीट को पचाना आसान होता है। और इसीलिए जितने भी हार्बीवोर हैं जो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग, हाँ, जितने भी वो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हार्बीवोर हैं जो ग्रास खाते हैं, उनका इंटेस्टाइन काफ़ी लंबा होता है। और कार्निवोर, उनका जो सेलुलोज खाते हैं, उनका क्या है, सॉरी,
जो कार्निवोर जो मीट खाते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि हार्बीवोर का क्यों ज़्यादा लंबा होता है, तो क्योंकि हार्बीवोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हार्बीवोर जो होते हैं वो घास खाते हैं, और घास में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, तो डायग्राम से हम देखेंगे लीवर से क्या बना, बाइल जूस बना। हम बताए थे कि दोनों का कॉमन डक्ट होता है, जिसको हम लोग हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो लीवर से क्या बना, बाइल जूस, बाइल जूस इधर आया। पेनक्रियास से क्या आया, पेनक्रियाटिक जूस, और दोनों मिलकर कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। दोनों का डक्ट कॉमन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आपको एक बात और पता होगा कि पेनक्रियास जो हमारा होता है ये क्या होता है, ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है। कैसा ग्लैंड होता है, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि बाइल का क्या काम होता है, बाइल जूस का। तो बाइल जूस का हम लोग दो काम याद रखेंगे। सबसे पहला बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो बाइल का पहला काम, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाइल का पहला काम क्या है, बाइल का फर्स्ट काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। एक मिनट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट्स को बहुत ही छोटे छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ देना, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि बाइल जी है जो चूंकि अब जब पेट से खाना आ रहा था तो एसिडिक था, ठीक है ना। तो एसिडिक था और इंटेस्टाइन में जाके क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, ताकि पेनक्रियाटिक जूस पे ठीक से काम कर पाए। तो बाइल जूस ही है जो एसिडिक को अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है, ठीक है। तो बाइल जूस का हम लोग को दो काम याद रखना है। पहला क्या करना है कि जो मेरा काइम आ रहा है, काइम क्या हुआ था, तो काइम बताए थे कि फूड मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस है, उसको हम लोग काइम बोलते हैं। तो बाइल का पहला काम क्या है कि काइम को अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देना एसिडिक से। और दूसरा काम क्या है कि फैट्स को इमल्सीफाई कर देना, फैट्स को क्या करना, इमल्सीफाई कर देना, यानी छोटे छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए फैट्स लार्ज ग्लोबुल बाइल एक्ट करता है, स्मॉल ग्लोबुल में टूट जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग डाइजेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बाइल डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, इमल्सिफिकेशन करना करता है, यानी फैट्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लाता है, ठीक है। हम्म, ये लास्ट स्लाइड है आज की क्लास का, और इसके बाद फिर हम लोग आज रिस्पायरेशन अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पैनक्रेटिक जूस में कुछ हमारा इंजाइम होता है जिस पे हम लोग देखेंगे, जो हमको 10 में पढ़ना है। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसमें से मेनली आप लोग को दो ही पढ़ना है, और दो ही आप लोग को याद रखना है। पहला ट्रिप्सिन, ट्रिप्जिन और पेप्जिन एक तरह का साउंड करता है, तो याद रखिएगा कि पेप्जिन और ट्रिप्जिन दोनों क्या करता है, तो दोनों हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, दोनों क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज, लाइपेज मतलब, तो लाइपेज यानी लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, जो इमल्सिफाइड फैट था, यानी जो फैट जो हमारा बाइल जूस तोड़ दिया था, तो लाइपेज उसको क्या करता है, लाइपेज उसको तोड़ता है। लाइपेज कहाँ रहेगा, तो लाइपेज हमारा पेनक्रेटिक जूस में रहेगा, ठीक है। लाइपेज थोड़ा सा गैस्ट्रिक जूस में भी रहता है, लेकिन वो बहुत इनसिग्निफिकेंट रहता है। तो हम लोग लाइपेज कहाँ होगा, पेनक्रेटिक जूस में होगा, ठीक है। वाल्स ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है ना। और इंटेस्टाइन से भी इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जो क्या करता है, जो कि फाइनली खाने को पूरी तरह से तोड़ देता है, सबसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। जैसे इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा ग्लूकोज में, फैट को तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल में। यहाँ पे ग्लाइसेरोल होगा, ठीक है ना, ग्लाइसेरोल, ठीक है। जो भी नोट्स में एरर है उसको हम एक बार हम लोग बैठ के और उसको सुधार कर फिर दोबारा आप लोग को अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द विलाई, विलाई में भी होगा, डब्लू नहीं होगा, भी होगा, ठीक है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विलाई बोलते हैं। और ये क्या करता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, ठीक है ना। और विलाई के ऊपर ब्रश लाइक अपीयरेंस होता है, जिसको माइक्रो विलाई बोलते हैं, जो सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ा देता है। कहीं पे भी अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना होगा तो हमको क्या करना होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। जैसे जैसे मान लीजिए आपको लकड़ी जलाना है, तो लकड़ी जलाने से पहले हम लकड़ी को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं, क्यों, ताकि लकड़ी का सरफेस एरिया बढ़े और रिएक्शन, यानी जो हम लोग आग जला रहे हैं, जो रिएक्शन करवा रहे हैं, वो काफ़ी तेज हो जाए। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही विलाई के ऊपर ब्रश लाइक अपीयरेंस आ जाएगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पे और ब्रश टाइप का, तो उस पर क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और
खाने को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाई विलाई। ठीक है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर से यहाँ पे विलाई को हम लोग भी कर लेते हैं। ठीक है ना, हैव मेनी ब्लड वेसल विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू द सेल, और वो ब्लड क्या करता है, खाने को हर एक सेल तक लेके जाता है। और जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, और वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर जो होता है, एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, और रेस्ट ऑफ मटेरियल फिर क्या होता है, रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव्ड वाया एनस। ठीक है ना, रेस्ट ऑफ मटेरियल फिर क्या हो जाएगा, एनस से रिमूव। तो हमको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता है, बस जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ताकि मेरा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो थोड़ा सा पेस्ट लाइक हो जाए। ठीक है ना, और एनस इज कंट्रोल बाई एन एनल स्पिंचर, और एनस भी क्या होता है, एनल स्पिंचर से कंट्रोल होता है। ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में रिस्पायरेशन पढ़ेंगे कि जो खाना मेरा डाइजेस्टेड फूड जो हर एक सेल तक पहुंचा, वो खाने का हमारा बॉडी कैसे यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगले क्लास में सबसे पहले हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी लेके और उसको क्लियर करेंगे। आज डायग्राम में इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो उसको अगले क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे, और अगले क्लास में हम लोग रिस्पायरेशन को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ, थैंक यू।